हेलो नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एथिक्स की चौथी वीडियो है। इसमें हम कुछ टॉपिक करेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। नैतिक प्रबंधन क्या है? नैतिक प्रबंधन क्या है और नैतिकता का प्रबंधन क्या है? देखो, अगर आप शब्दों पर गौर करें, नैतिक प्रबंधन मतलब ऐसा प्रबंधन जिसमें नैतिक मूल्यों को समावेशित किया गया है, उसको कहते हैं नैतिक प्रबंधन। और नैतिकता का प्रबंधन अर्थात अपने कार्य को नैतिकता की दृष्टि से सही साबित करने का प्रयास करना, वो नैतिकता का प्रबंधन है। कि आपने कुछ भी काम किया, उसको आप सही ठहराने के लिए अपनी कहानी के अनुसार उसको साबित करने का प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार उसको सही करने साबित करने का प्रयास करते हैं, वो कहते हैं नैतिकता का प्रबंधन। आपने नैतिकता को मैनेज कर दिया, प्रबंधित कर दिया। लेकिन नैतिक प्रबंधन क्या होता है? ऐसा प्रबंधन जिसमें नैतिक मूल्यों मानदंडों का उपयोग किया जाता है या महत्व दिया जाता है, उसको नैतिक प्रबंधन कहते हैं। देखते हम नैतिक मूल्यों को महत्व देते हुए प्रबंधन करना क्या होता है? नैतिक प्रबंधन होता है। नैतिक मूल्य प्राथमिक होते हैं और जो आर्थिक लाभ है वो द्वितीयक होते हैं। ये नैतिक प्रबंधन का आंसर है कि नैतिक मूल्य को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें आर्थिक लाभ को द्वितीयक माना जाता है। निजी हित और सार्वजनिक हितों के बीच संघर्ष की स्थिति में सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नैतिक प्रबंधन में ऐसा मैनेजमेंट किया जाता है जिसमें नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है तो निजी हितों के बजाय सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता है, सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है, देश की अखंडता संप्रभुता को महत्व दिया जाता है, और जो समावेशी विकास और सतत विकास संधारणीय विकास को महत्व दिया जाता है। आप वही बिंदु बार बार रिपीट कर सकते हैं, बस उसका तरीका क्या है, आप उसको यूज कर सकें। जैसे कंपनी के हित और कर्मचारियों के हित में कर्मचारियों के हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों को भावनात्मक सहयोग, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध और योग्यता पर बल दिया जाता है। अगर आप नैतिक प्रबंधन करते हैं तो कर्मचारियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, उनको सहयोग देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में उनकी मदद करते हैं, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। योग्यता को महत्व दिया जाता है। संगठन में नैतिक प्रबंधन के समय कानून प्राथमिक होता है, अर्थात कानून के नियमों का पालन किया जाता है। दूसरा आता है हमारा नैतिकता का प्रबंधन। आप किसी नैतिकता को प्रबंधित करते हैं। आपने कोई काम किया, उसको नैतिक रूप से सही ठहराने का प्रयास करते हैं, अर्थात मैनेजमेंट ऑफ मोरलिटी। संगठन में नैतिक मूल्य को समाहित करने का प्रयास करना तथा आर्थिक लाभ मतलब संगठन में नैतिक मूल्यों को समाहित करने का प्रयास करना तथा आर्थिक लाभ इसमें प्राथमिक हो जाता है, और नैतिक मूल्य और जो अपने आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया है उसको आप नैतिक ठहराने की कोशिश करते हैं। कंपनी आर्थिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने पर बल देता है, अर्थात कंपनी ये कहती है कि आर्थिक लाभ सही है बजाय नैतिक मूल्यों की, क्योंकि कंपनी की एक धारणा होती है, अगर कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और ज़्यादा उत्पादन करती है, चाहे वो वस्तुओं की हो चाहे वो सेवाओं की हो। इससे क्या होता है, रोजगार सृजन होता है, और रोजगार सृजन से लोगों के जो व्यक्तिगत आय है उसमें वृद्धि होती है, और व्यक्तिगत आय वृद्धि होने से उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। क्रय क्षमता वृद्धि होने के बाद उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। मतलब कंपनी अपने आर्थिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करती है, लेकिन उसको आर्थिक लाभ को भी नैतिक ठहराने की ऊपर बल देती है। नैतिकता को अपने अनुरूप परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको बता दिया कि नैतिकता को कोई भी व्यक्तिगत लाभ को सही ठहराने का प्रयास करता है, उसको सामाजिक आधार पर सही मानता है। आगे भी दो टर्म हैं, एक होता है नैतिकता के लिए समझौता, दूसरा होता है नैतिकता के साथ समझौता। देखो, आप समझो, नैतिकता के लिए आपने नैतिकता को बनाए रखने के लिए, नैतिकता के बचाव के लिए अपने जो हित हैं उनके साथ समझौता
कर लिया, अर्थात आपने अपने व्यक्तिगत हितों को भी न्यौछावर कर दिया नैतिकता के लिए। और नैतिकता के साथ समझौता, आपने ऐसा कार्य कर दिया जिससे आपको तो लाभ हुआ, आर्थिक हो या सामाजिक हो या व्यक्तिगत लाभ हो, लेकिन आपने नैतिक जो मूल्य हैं उनके साथ समझौता कर लिया, नैतिक जो मूल्य हैं उनको तिलांजलि उपेक्षा कर दी, वो होता है नैतिकता के साथ समझौता। और नैतिकता के लिए समझौता मतलब अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को भी छोड़ दिया, अपने व्यक्तिगत लाभ को भी छोड़ दिया। लेकिन नैतिकता के साथ समझौता मतलब अपने अपने लाभ को सर्वोपरि माना और नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा की। मिलते जुलते हैं, फर्क इतना इसमें के लिए है, इसमें के साथ है। नैतिकता के लिए समझौता, नैतिकता को महत्व देते हुए अपने आर्थिक हितों की उपेक्षा करना, मैंने बता दिया। और नैतिकता के साथ समझौता, इसमें नैतिक लाभों के लिए, इसमें नैतिकता के लिए समझौता में क्या होता है, आर्थिक हितों को छोड़ दिया जाता है, उपेक्षा कर दी जाती है, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। लेकिन नैतिकता के साथ समझौता, इसमें आर्थिक लाभ को महत्व दिया जाता है और नैतिक मूल्यों को की उपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति क्या करते हैं, दहेज को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं, अब जो अपने नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों के साथ उनका विरोध करते हैं, मतलब उनकी उपेक्षा करते हैं। आगे देखते हैं हम नैतिक समझौता। नैतिक समझौता, नैतिक समझौता देखो इसमें ना तो के लिए है ना के साथ, इसमें कहा है नैतिक समझौता, ऐसा समझौता जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। मतलब अगर दो एथिकल एग्रीमेंट मतलब ऐसा समझौता जिसमें जो समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है, सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलता है, देश की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है और संधारणीय विकास को, सतत विकास को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय नैतिकता भी बनी रहती है, वो होता है नैतिक समझौता। नैतिक मूल्यों को समाहित किए हुए है ऐसा समझौता। दो संगठन या कंपनी अपनी नैतिकता को बनाए रखने के लिए समझौता करते हैं। जैसे कंपनी ए रिश्वत नहीं लेगी और बी नियमों का पालन करेगी। देखो नैतिक समझौता ये, मतलब दो कंपनी हैं, दो व्यक्ति हैं, वो दोनों अपने नैतिक मूल्यों को बना के रखेंगे, नैतिक समझौता है। और का नेक्स्ट शब्द हमारा नैतिक संकट, एथिकल क्राइसिस, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें नैतिक मूल्यों की उपेक्षा बढ़ने लग जाती है, लोग व्यक्तिगत आर्थिक लाभ को महत्व देने लगते हैं, उसको कहते हैं एथिकल क्राइसिस। मतलब नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। नैतिक मूल्यों या नैतिकता या कर्तव्य की उपेक्षा का भाव प्रारंभ होने लग जाता है और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते समय अपराध का बोध नहीं होता, अर्थात व्यक्ति अपराध भी करता है लेकिन उसको अपराध बोध होता ही नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार लगा ले, चाहे झूठ बोलना लगा ले अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, लेकिन उसको महसूस नहीं होता कि उसने कुछ अपराध किया है या गलत कार्य किया है। इससे क्या होता है, उसके अंदर एक नैतिक संकट, नैतिक जो एथिकल क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है। वो नैतिक मूल्यों को भी इग्नोर करके उसको सही ठहराने का प्रयास करता है। समाज में मूल्यों की उपेक्षा, निजी हितों को अधिक महत्व दिया जाना, कानून के प्रति उदासीनता, कर्तव्य की उपेक्षा किया जाना नैतिक संकट की ओर इंगित करता है। अर्थात व्यक्ति क्या होता है, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो सामाजिक हित है उनको छोड़ देता है, उनकी उपेक्षा कर देता है और जो सामाजिक नियम होते हैं, कानून नियम होते हैं, उनका उल्लंघन करना शुरू कर देता है। भारतीय समाज में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलने लगता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, समाज में तनाव होता है, युवाओं में कुंठा पैदा होती है और समाज में विरोध जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके क्या कारण है, व्यक्ति नैतिक मूल्यों का उल्लंघन क्यों करता है। हमने कई बार बता दिया, नैतिक नियम होते हैं जिसमें हम अपने हितों को तिलांजलि दे सकते हैं सार्वजनिक हित के लिए, लेकिन व्यक्ति आजकल नैतिक हितों की मूल्यों का भी उपेक्षा क्यों करता है। इसका कारण क्या है, एक तो जो परिवेश है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्ति अधिक से अधिक ऐश्वर्य आराम प्राप्त करना चाहता है और इसी कारण क्या होता है, वो आर्थिक लाभ को प्राथमिक मानने लगता है। हम देखते हैं उपभोक्तावाद के युग में आर्थिक लाभ प्राथमिक हो जाता है, व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति वस्तुएं इकट्ठा करना चाहता है, जिसके कारण वह जो नैतिक मूल्य हैं, जिस प्रकार हम कह सकते हैं ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता मूल्यों को की उपेक्षा करने लग जाता है। और दूसरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में जो व्यक्ति का गौरव है, गरिमा है, उसका आधार उसकी संपत्ति के आधार पर निर्धारण होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितनी नकद है, उसके आधार पर उसको सम्मान मिलता है। क्योंकि व्यक्ति समाज में चाहे कितना ही नैतिक और मूल्यवान हो, अगर वह
फटीचर हालात में है, मतलब एक ऐसी हालात में है कि वह अपना जीवन निर्वाह भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता। इसके कारण भी व्यक्ति क्या करता है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की स्वीकृति। समाज में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकार्यता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में जाता है और अपने कार्य को जल्दी करवाने के लिए स्वयं ही रिश्वत देने का प्रयास करता है, वह उसको ज़्यादा गलत नहीं मानता है, नैतिक नहीं मानता, बस उसका काम जल्दी होना चाहिए। इसको मतलब भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकार्यता मिली हुई है। मतलब व्यक्ति ही आजकल क्या करते हैं, जल्दी काम करवाने के लिए, क्योंकि मैं भी अपने डिपार्टमेंट में देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपना कुछ काम करवाना चाहता है तो कुछ देने के लिए प्रयास करता है, तो इससे क्या होता है कि मतलब व्यक्ति भी और एक कर्मचारी अधिकारी भी ये सोचने लगता है कि रिश्वत एक प्रशासन का, डिपार्टमेंट का, विभाग का एक हिस्सा है, तो उसको समाज ने भी और जो विभाग ने भी मान्यता दे रखी है, ऐसा बना रखा है इस सिस्टम को। नेक्स्ट, परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं में नैतिक मूल्यों की अपेक्षा भौतिक मूल्यों को अधिक महत्व मिलना। मतलब क्या है, जो परिवार है उसमें भी व्यक्ति को बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों दिलाते हैं, ताकि भविष्य में उसको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छा पैकेज मिल सके, और उसको शुरू से ही नैतिक मूल्यों के बजाय भौतिक मूल्यों पर अधिक बल देने के लिए सिखाया जाता है, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हो, अच्छे कोर्स हो या समाज हो। और नेक्स्ट है हमारा क्या है, गलत परंपराओं को प्रोत्साहन देते हैं और संस्कृति के संरक्षण के नाम पर परंपरा को महत्व देते हैं। मतलब जो परंपराएं हैं वो भी व्यक्ति को क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों, जैसे गलत परंपराएं, मतलब जैसे दहेज की परंपरा है चली हुई है, उसको भी एक आज के टाइम में परिस्थिति के आधार पर देखा जाता है। क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया में एक एग्जाम्पल था, एक सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, ऐसा ही था, वो आर्मी में उसकी जॉब लगी हुई थी, अच्छी सैलरी थी, वो स्वयं बता रहा था कि 70,000 सैलरी मैं ले रहा हूँ। उसने जो वधू पक्ष वालों से क्रेटा की मांग की, जो क्रेटा एक गाड़ी होती है उसकी मांग की, तो और उसकी माता कह रही है कि आपने कुछ न देकर जो सामान दिया है वो भी अच्छा नहीं है, इससे हमारा जो प्रतिष्ठा उसको ठेस लगी है। ये क्या है, सिर्फ परंपरा तो है कि उसने उसकी जो लड़के की माता ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई, वो अच्छा धन लाई, अच्छी गाड़ी लाई, तो ये परंपरा तो है और उसको संरक्षण प्रदान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कारण क्या होता है, नैतिक मूल्यों को तिलांजलि दी जाती है। कुछ समुदाय अपनी आजीविका के लिए लूट का सहारा लेकर उसे सिस्टम का रूप देने की कोशिश करते हैं, अर्थात जिस प्रकार कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अच्छा बनने के लिए लूट खसोट करते हैं, फिरौती मांगते हैं बड़े लोग, तो उसका कुछ हिस्सा क्या करते हैं, वो समाज सेवा में, गरीबों की भलाई में कर देते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति क्या करता है, गरीबों में कंबल बांटता है और उसके नाम पर क्या वो चंदा इकट्ठा करता है, लेकिन वो उसका अधिकतम भाग स्वयं के उपयोग में प्रयोग करता है, अपने निजी हित में उपयोग करता है। तो ये क्या है, इसको लूट का सहारा भी कह सकते हैं। और इसको नैतिक क्यों बनाता है कि वह उसका कुछ हिस्सा सामाजिक न्याय में यूज करता है। नेक्स्ट आता है, इसे समाप्त करने के लिए आप क्या उपाय देंगे। जो नैतिक संकट होता है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है, उसको समाप्त करने के लिए आप क्या उपाय देंगे। नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण है स्टार्ट कहाँ से होता है, परिवार से ही होता है। उसके बाद शिक्षण संस्था में नैतिक मूल्यों की क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज के समय में क्या है कि स्कूलों में भी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि व्यक्ति केवल नौकरी प्राप्त कर सके, मार्क प्राप्त कर सके, और उसके बाद कारण क्या होता है, व्यक्ति को अपने जीवन में ही जो आधार होता है शिक्षण संस्थान, परिवार, वहाँ से ही नैतिक मूल्यों का उपेक्षा शुरू हो जाती है। चीटिंग करके अच्छे मार्क प्राप्त करना, पैसे देकर जॉब लगना आदि प्रयास होते हैं। और अगर ऐसे प्रयास शुरुआत से ही होते हैं तो वह भविष्य में भ्रष्टाचारी बनने के ज़्यादा आसार होते हैं। कर्तव्य की अनुपालना के आधार पर बल देना चाहिए और व्यक्ति का मूल्यांकन कर्तव्य अनुपालन के आधार पर होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति समाज में जो अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है उसको अधिक सम्मान होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचारी होता है, कर्तव्य की उपेक्षा करता है, उसको अपमानित करना चाहिए। नैतिकता के लिए समझौते को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने हितों को, हमने पढ़ा था नैतिकता के लिए समझौता, उसको बढ़ाना चाहिए। नैतिक मूल्यों का पतन करने वालों को, नैतिक मूल्यों को विकास करने वाले को सम्मानित करना चाहिए और पतन करने वाले को दंडित
करना चाहिए। शिक्षार्थी का नैतिक मूल्यांकन हो और नैतिक मूल्य संपन्न विद्यार्थियों के माता पिता को सम्मानित किया जाना चाहिए। अर्थात जो विद्यार्थी नैतिक मूल्यवान हैं उनके माता पिता को सम्मानित करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो दूसरे माता पिता हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं और अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस नैतिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्धारण होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति का नैतिक चरित्र कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसमें कैसे गुण हैं, उसके भविष्य का निर्धारण कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट के आधार पर ही सुनिश्चित होना चाहिए। नैतिक सूचकांक तैयार किया जाए। इस सूचकांक के आधार पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाए। ये नवाचार उपाय हैं, आपको याद रखने हैं। ये जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में आएंगे कि नैतिक संकट हो तो क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट हैं अदर क्वेश्चन में भी आप प्रशासनिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और व्यक्तिगत दृष्टि से भी यूज, जो मुद्दे हैं उनसे में भी इसको यूज कर सकते हैं। अर्थात नैतिक सूचकांक होना चाहिए और सूचकांक के आधार पर जो पंचायत होती हैं, चाहे वो मतलब विलेज के गांव के स्तर पर हो, चाहे वो शहर के स्तर पर हो या नगर के स्तर पर हो, उस क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को कितना महत्व दिया जाता है उसके आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करना चाहिए, सूचकांक तैयार करना चाहिए और जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती पंचायत उसको पुरस्कृत करना चाहिए। और इसको तैयार करते समय कर्तव्य, कानून का पालन, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सामाजिक सशक्तिकरण को उदाहरण बनाया जाना चाहिए। अर्थात वह पंचायत कर्तव्य और कानून का कितने स्तर पर पालन करती है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन करती है और ये पर्यावरण के प्रति कितना संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है, और जो सामाजिक सशक्तिकरण है, चाहे वो आर्थिक लैंगिक सशक्तिकरण हो, चाहे वो जातीय आधार पर सशक्तिकरण हो, उसको ऊपर कितना प्रयास कर रही है, इस आधार पर जो सूचकांक तैयार करना चाहिए। प्रशासक को जवाबदेह बनाना चाहिए। अर्थात अगर किसी समाज में नैतिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, अर्थात भ्रष्टाचार हो, जो नोलन समिति द्वारा जो सुझाए गए मूल्य हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे वो राजनीति के साथ सांठ-गांठ हो, चाहे वो क्रोनी कैपिटलिज्म हो, आदि को अगर कोई बढ़ावा मिलता है, इसके लिए जो वहाँ का जो प्रशासक है, डीएम है या कोई भी सिविल प्रशासक है, उसको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। किसी प्रशासक का मूल्यांकन उस क्षेत्र में, अगर आप किसी प्रशासक का मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो सामाजिक अंकेक्षण द्वारा हो, सोशल ऑडिट द्वारा हो, उस क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था है, कानून का पालन है, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन है, निष्पक्ष चुनाव है, आदि के आधार पर होना चाहिए। प्रशासन में आचार संहिता को बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आचार संहिता सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह गया है, इसके ऊपर कोई लीगल कानूनी तौर पर बाध्यता नहीं है, तो उसको भी बाध्यकारी बनाना चाहिए। सोशल ऑडिट के साथ गवर्नेंस को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने आपको बताया सोशल ऑडिट क्या होता है कि अगर कोई कार्य होता है, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से कोई कार्य हो, उसका मूल्यांकन समाज में ओपनली तौर पर खुले दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए। उसको कहते हैं सोशल ऑडिट। समाज में उस कार्य का मूल्यांकन करना, कैसा कार्य है, कैसा नहीं करना हो है। तो उसके साथ साथ गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस में 3 हिस्से होते हैं, बाजार, प्रशासन और सरकार। बाजार, प्रशासन और सिविल सोसाइटी, जो जैसे एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। बाजार मतलब जो व्यक्ति, जो निजी संस्थान हो गया। सरकार मतलब जो सरकार, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और विवेकशीलता को कम करना चाहिए। अर्थात जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसको कम करना चाहिए। मतलब अगर कोई प्रशासक अपने व्यक्तिगत निर्णय के लिए खाली अपने विवेकशीलता ऊपर निर्भर न हो, बल्कि सामाजिक ऑडिट, सामाजिक विचार विमर्श पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे हमारा एक टॉपिक आता है नैतिक द्विधा। देखो शब्द समझे, देखो ये रटने के शब्द नहीं है, सिर्फ समझने के शब्द हैं। नैतिक द्विधा, नैतिक मतलब नैतिक मूल्य, द्विधा मतलब समस्या। आपके सामने 2 नैतिक मूल्य हैं, आप पारदर्शिता का, ईमानदारी का पालन करेंगे, या एक जो वंचित महिला है, गरीब है, वृद्ध है और जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन उसको योजना का लाभ देना है। ये क्या है, दोनों आपके मूल्य हैं। आप पारदर्शिता का पालन करेंगे, कानून के नियम का पालन करेंगे और साथ ही आप संवेदनशीलता, करुणा, समानुभूति, सहानुभूति जैसे मूल्यों को भी आप पालन करेंगे। आपके पास 2 मूल्य हैं लेकिन दोनों का पालन करना जरूरी है। लेकिन आपके सामने द्विधा है, अगर आप कानून नियमों का पालन करेंगे तो वह वृद्धा वंचित हो सकती है योजनाओं का लाभ से। अगर आप योजनाओं का लाभ
प्रदान करेंगे तो इससे कानून और नियम का उल्लंघन हो सकता है। यह है नैतिक दुविधा। आपके साथ सामने दो नैतिक मूल्य हैं, उनमें से आपको एक का चुनाव करना है और एक का चुनाव करने से दूसरे नैतिक मूल्य की उपेक्षा हो सकती है। यह है नैतिक दुविधा। शब्दों की परिभाषा पर जोर ना देकर आप उसको सामान्य भाषा में समझें। नैतिक दुविधा क्या होती है, एथिकल डिलेमा क्या है। जब दो सिद्धांत, दो मूल्य में से किसी एक का चयन करना हो तो लेकिन ऐसा करना अत्यंत कठिन हो तो व्यक्ति के सामने क्या होता है, नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे एक प्रशासक गोपनीयता की शपथ लेता है, किंतु एक प्रशासक क्या होता है, गोपनीयता की शपथ लेता है कि जीवन में वो जो सरकारी सूचनाएं हैं वो मीडिया में नहीं देंगे, मीडिया में नहीं आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक आरटीआई का भी अधिकार मिला हुआ है तो सूचना मांगते हैं। यदि गोपनीयता का अनुपालन किया जाए तो आरटीआई का उल्लंघन होता है, अगर आरटीआई का पालन किया जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होता है। इससे क्या होता है, प्रशासक के सामने एक नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, किस मूल्य को अपनाएं। नैतिक दुविधा से निकलने का रास्ता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन में यूज ना होकर अनेक क्वेश्चन में यूज हो सकता है। नंबर 1, सामाजिक हितों को महत्व देना चाहिए, अर्थात उन नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति की बजाय, एक कंपनी की बजाय, एक संगठन की बजाय सार्वजनिक हित, समूह में जो सामूहिक हित होते हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। अपने सहकर्मी के हित व कानून के पालन में से कानून का पालन होना चाहिए। मतलब अगर किसी आप कानून का पालन, एक तरफ कानून का पालन, दूसरा है अपने सहकर्मियों की मदद, तो उसमें आप कानून का पालन को बढ़ावा देंगे। अर्थात आप देख सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। अगर आपके सामने आपके सहकर्मी द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, लेकिन आप उस केस में सिर्फ आप ही अकेले प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो, तो आप देखेंगे अगर आप अपने सहकर्मी के हित को महत्व देते हैं तो आप गवाही नहीं देंगे कि इसने इसका एक्सीडेंट किया है। अगर आप सहकर्मियों के खिलाफ भी गवाही देते हैं तो इससे कानून का पालन होता है। लेकिन अगर आप इससे निकलना चाहते हो तो आप कानून के पालन को महत्व देंगे, न कि आप सहकर्मी के हित को महत्व देंगे। दूसरा है संस्था व संगठन के लाभ व कर्मचारी की गरिमा के बीच। कोई संस्था है, कोई कंपनी है, उसका लाभ एक तरफ है, दूसरा है कर्मचारी की गरिमा, जो गरिमापूर्ण जीवन है में से एक को चुनाव करना तो आप कर्मचारी की गरिमा को महत्व देंगे। नेक्स्ट हमारा बनता है अंतरात्मा से पूछना। अंतरात्मा से पूछना हमारा अंतिम विकल्प हो सकता है कि इस कदम को उठाने से जो उसके सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो समाज का वंचित वर्ग है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नैतिक दुविधा को स्पष्ट करें, और उस नैतिक दुविधा से निकलने वाले उपाय हमने ये क्वेश्चन कर भी लिया है। दूसरा देखते हैं हम संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है व्यवहारों का एक समुच्चय, मूल्यों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, नियमों का एक समुच्चय। संस्कृति क्या होती है? कल्चर। आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपके रहन सहन कैसे हैं, आपके मूल्य कैसे हैं, वो संस्कृति है। लोकतांत्रिक संस्कृति और आधिकारिक संस्कृति, आप शब्दों से परिचित हैं। लोकतांत्रिक मतलब व्यक्तिगत जो विचार हैं उनको महत्व दिया जाता है। आधिकारिक मतलब अधिकारी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। अगर आप इनमें डिफरेंस देखें, लोकतांत्रिक में जनता प्रथम होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जन कल्याण लक्ष्य होता है, साध्य होता है, जनता व प्रशासन के बीच अंतःक्रिया होती है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। आपको पता ही है। दूसरा जो अधिकारी संस्कृति है, इसमें क्या होता है, किसी एक पद को अधिक महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार आप एक आईएएस बनते हैं तो आपके निर्णय को सर्वोपरि माना जाता है, अहम को महत्व दिया जाता है। अगर आपको कोई जो कलीग है, छोटा अधिकारी है, कर्मचारी है, आपको कोई निर्णय देता है, लेकिन वो आपके निर्णय की, आपकी सोच के विपरीत है, लेकिन जो कर्मचारी द्वारा जो आपको क्या कहते हैं उसको सलाह दी जाती है, उससे आप एक अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, ईगो का प्रश्न बनाकर क्या करते हैं, उसके विचार को महत्व नहीं देते हैं। इसे अहम को महत्व दिया जाता है। अहम को मतलब खुद के विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है, और रूढ़िवादी मूल्यों को महत्व दिया जाता है। परिवर्तन का विरोध होता है, अर्थात लाल फीताशाही, अर्थात नियमों का अधिक पालन करने के कारण क्या होता है,
परिवर्तन का विरोध किया जाता है। लोकतंत्र को भीड़तंत्र मानते हैं, अर्थात आप अधिकारी तंत्र में ऐसी संस्कृति होती है जिसमें अधिकारी क्या होता है, आम जनता को तो एक भीड़तंत्र मानते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ। जो जानता है एक अधिकारी ही वो स्वयं जानता है। कानून को साध्य मान लेना जनहित की उपेक्षा, अर्थात जो कानून नियम है उसको पालन करना ही सब कुछ हो जाता है। और जो जनहित में है, मैंने जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया था एक वृद्ध महिला का, उससे आप जोड़ सकते हैं कि आप अगर कानून को ही नियमों का पालन करते हैं तो जो वंचित वर्ग है या वृद्ध है या युवा कोई भी अन्य जो हितधारक है उसके हितों की उपेक्षा हो जाती है। गोपनीयता और तटस्थता को अत्यधिक महत्व देते हैं, अर्थात आप सूचना को अधिक वो नहीं करते। नौकरशाह ऐसा एक उदाहरण है जो नियमों का अधिक पालन करता है। हमारा एक टॉपिक आता है नीति शास्त्र। अब हम जो यूपीएससी मैथिक्स में टॉपिक है उसके अनुसार इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा टॉपिक है नीति शास्त्र और मानवीय संबंध। देखो, मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? मानवीय क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जो इरादतन किए गए होते हैं। मतलब आप जानबूझकर कोई कार्य करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, आपको उसके परिणाम के बारे में पता है। शर्त क्या है मानवीय क्रियाकलाप के लिए? कार्य का ज्ञान होना चाहिए, कार्य की प्रकृति और कार्य के परिणाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए और कार्य पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके लिए आपके कार्यों का मूल्यांकन हो सकता है, अर्थात अगर आप किसी पागल व्यक्ति द्वारा कोई कार्य है उसका आप नैतिकता की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसमें क्या कहा कि आप किसी के कार्य का मूल्यांकन कब कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है किसी के कार्य का मूल्यांकन आप कब कर सकते हैं? पहला है कार्य का ज्ञान होना चाहिए, उसके परिणाम का ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति ने कार्य स्वेच्छा से किया हो, मतलब उसके ऊपर कोई बाह्य दबाव ना हो। कार्य पर उसका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और मानवीय क्रियाकलाप में बाधक तत्व क्या है? अज्ञानता, व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है। हिंसा, अगर वह अपने क्या नाम गुस्से में आकर कोई कार्य करता है उसको उसका परिणाम का ज्ञान नहीं होता, वो अपने जो विवेकशीलता उसको खो देता है। भय, अगर व्यक्ति डर में कार्य करता है वो भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं मान सकते। रुग्णता अवस्था, मतलब व्यक्ति की जो बौद्धिक अवस्था है, मतलब रुग्ण मतलब बीमार लगा सकते हैं हम उसको। बीमारी अवस्था में अगर व्यक्ति अपने मानसिक ऊपर नियंत्रण नहीं होता, मानसिक स्थिति पर, तो उस टाइम भी इसको हम मानवीय क्रियाकलाप जो वास्तविक क्रियाकलाप उसमें बाधक मान सकते हैं। इसमें क्या है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और ऐच्छिकता मतलब इच्छानुसार किया होना चाहिए। नैतिकता के निर्धारक, वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिकता के निर्धारक क्या है? कार्य का उद्देश्य, कार्य की परिस्थिति और कार्य का प्रतिफल। सिद्धांत क्या है? अंतःप्रज्ञा, उपयोगितावाद, आत्मपूर्णवाद, विकासवाद, कर्तव्य चेतना, सतत विकास। और धर्म और संस्कृति भी व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़े भी हैं, ठीक है। अगर हम देखें अंतःप्रज्ञा क्या होती है? अंतःप्रज्ञा होती है इंट्यूशन, मानसिक स्थिति या बौद्धिक शक्ति, मानसिक स्थिति या बौद्धिक शक्ति। कर्मों के औचित्य, नैतिकता का निर्धारण वस्तुनिष्ठा के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार जो इंट्यूशन होता है, अंतरात्मा है, हम क्या चाहते हैं कि व्यक्ति को समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए, परोपकार के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, वो कहते हैं अंतरात्मा। अगर आप कोई कार्य करते हो तो चाहे आप कितने ही गलत इंसान हो, तो जो आपकी अंतरात्मा है उसको संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। इससे क्या होता है, जो आपको एक सुकून होता है, आंतरिक सुकून, वो नहीं मिलता अगर आप गलत कार्य करते हैं, चाहे आप कितने ही भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो आप कितने ही गलत इंसान हो। लेकिन अगर आप अंतरात्मा की बात सुनकर निर्णय लेते हैं तो वास्तव में वही सही होता है, क्योंकि अंतरात्मा को सामान्यतः भगवान का ही रूप मानते हैं। लेकिन व्यक्ति अंतरात्मा की उपेक्षा क्यों करता है? हमने पहले भी जिक्र किया है कि कर्तव्य की उपेक्षा क्यों करता है, क्योंकि कर्तव्य की उपेक्षा करने के बाद व्यक्ति की अंतरात्मा जो अंतर्प्रज्ञा है एक विचार पैदा करती है, एक संदेश देती है कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, अंतःकरण की अंतर्प्रज्ञा की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हमने पहले पढ़ा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति है, समाज में प्रतिष्ठा का आकलन क्या है, व्यक्ति की भौतिक संपदा है, तो इसके कारण वो क्या करता है, वो भी एक समाज के अनुसार चलने का प्रयास करता है। भौतिक इच्छा की तीव्रता,
अंतःकरण के बाद द्वारा जो उसके हित हैं वो भी प्रभावित होते हैं नकारात्मक रूप से, और जो रास्ता होता है वो कठिन होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर अंतर्प्रज्ञा की बात से, अंतःकरण की बात से, अंतरात्मा की बात से चलता है तो उस पर चलना कठिन है। ईमानदारी से चलना, सत्य बोलना, ड्यूटी पे टाइम पे जाना, जो कि वेरी बिल्कुल ही मुश्किल रास्ता है। हर व्यक्ति की जो सामाजिक पहचान है वो संपत्ति के आधार पर होती है। हर व्यक्ति सामाजिक पहचान चाहता है। अपन अप्रामाणिक जीवन जीने के कारण अंतःकरण की उपेक्षा होती है। मतलब आजकल टाइम व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है जिसका कोई वास्तविकता ही नहीं है, वास्तविकता से बिल्कुल परे है। वह जो सामाजिक मूल्य हैं वो भी स्वीकार्यता भी व्यक्ति को अंतःकरण की बात सुनने के लिए मतलब निरुत्साहित करता है। प्रशासन द्वारा अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा की जाती है, वो भी सेम ही है। मैंने आपको पहले कहा था, इनका यूज आप प्रशासन की दृष्टि से कर सकते हैं कि व्यक्ति अंतःकरण की आवाज़ की उपेक्षा क्यों करता है। कई कारण हैं। राजनीतिक दबाव है, व्यक्तिगत हित की उपेक्षा हो सकती है, प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, अधिकारी तंत्र संस्कृति है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और अंतःप्रज्ञा की बात सुनना क्यों महत्वपूर्ण है, जो आप अंतरात्मा की बात सुनते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है? यह समाज को नैतिकता की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति और समाज का सबसे बेहतर मार्गदर्शक है, क्योंकि मैंने बताया कानून भी गलत बन सकते हैं, क्योंकि कानून बनाने वाले इंसान होते हैं। जिस प्रकार आप राजतंत्र में दे सकते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान दे सकते हैं, कानून गलत हो सकते हैं। और इसी को लेकर ही महात्मा गांधी ने कहा कि जिससे व्यक्ति की गरिमा बाधित होती है उन कानून का उल्लंघन कर देना चाहिए। लेकिन अंतरात्मा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो, उसके अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही होती है। इससे क्या होता है? समाज नैतिकता की ओर जाता है। व्यक्ति और समाज का सबसे बेहतर मार्गदर्शक है। कर्म के औचित्य का निर्धारण होता है। जो अंतरात्मा है व्यक्ति के कर्म के औचित्य का निर्धारण करती है कि आपका कर्म कैसा है। एक मानव को प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाता है। अनुशासित, नैतिक, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। अंतःकरण की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति समानता और परोपकार जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। आप अंतःकरण की आवाज़ सुने, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं? देखो, उपाय तो यही है कि समाज में जो प्रामाणिक जीवन को बल देना चाहिए, ठीक है। अपने अंतःकरण पर विश्वास कर रहे हैं। एकांत में बैठकर अपने आप से पूछा जाए कि अंतःकरण की आवाज़ से आपने क्या खोया, क्या पाया। नेक्स्ट है, नैतिक जीवन को महत्व दिया जाना चाहिए। स्वयं का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाए। अर्थात ये क्या है? देखो, पहला जो उपाय था, अंतःकरण की आवाज़ सुनने के लिए व्यक्ति को प्रेरित कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे नहीं कह सकते कि सामाजिक जीवन न्याय को महत्व दिया जाए या राष्ट्रीय। ये कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को अंतःकरण की आवाज़ सुनने के लिए प्रोत्साहित कैसे हो सकता है वह व्यक्ति? मैं अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनूंगा, क्यों सुनूंगा? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे अपने एक प्रामाणिक जीवन पर बल दिया जाना चाहिए। अपने जो अंतःकरण उस पर विश्वास करना चाहिए। मैं एकांत में बैठूंगा कि अंतःकरण की आवाज़ सुनने से मैंने क्या खोया, क्या पाया, इसका निष्कर्ष निकालूंगा। नैतिक जीवन को महत्व दूंगा जीवन में, और नैतिक मूल्यों को आधार बनाऊंगा। के महानता अर्जित करने में वह महान लोग सदैव अंतःकरण की आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है। और परिवार और शिक्षण संस्था द्वारा भी अंतःकरण की आवाज़ को महत्व दिया जाना चाहिए। और सामाजिक मूल्यांकन का आधार नैतिकता हो, न कि भौतिक संपदा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शासन में नैतिकता। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी मेरे साथ मेरा सहयोग करें मेरी तैयारी में। धन्यवाद दोस्तों।